तो बच्चों आज का टॉपिक है क्लास 11th के लिए फ्रिक्शन। ये आपको न्यूटन्स लॉज जो चैप्टर है उसी चैप्टर से ये टॉपिक आता है हमारा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा उसका फ्रिक्शंस का कारण क्या है, उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, क्या कारण है जो फ्रिक्शंस हमारा डेवलप होता है किसी भी कॉन्टैक्ट सरफेसेस में। तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे। बहुत कंसेप्चुअल है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, आप इसको शुरू से आखिर तक देख सकते हो। और बेहतर है कि आप मेरे साथ पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ, आपको बेहतर तरीके से ये नोट्स आपको यहाँ मिलेगा। आप चाहो तो इसको पॉज करके आराम से लिख सकते हो। तो टाइम को बिना गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है बच्चों फ्रिक्शन। और उसका डेफिनेशन है फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स विच डेवलप्स बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस when there is relative motion or tends to have relative motion। कहता है ये जो फ्रिक्शन है ये एक अपोजिंग फोर्स है और ये कहाँ लगता है, तो कह रहा है कि ये दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच लगता है, यानी दो बॉडी जो आपस में एक दूसरे के संपर्क में कांटेक्ट में आता है तो कांटेक्ट सरफेस में इस दो सरफेस में लगता है, यानी कांटेक्ट सरफेसेस के बीच लगता है When there is relative motion, चाहे तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो या tends to have relative motion, यानी उसकी प्रवृत्ति, उसकी जो टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन करने का हो, यानी स्लाइड करने का हो, खिसकने का हो। चाहे तो खिसकता है, मोशन में है, या फिर मोशन करने के मूड में है, उसकी टेंडेंसी है मोशन करने का। तो ये जो अपोजिंग फोर्स होता है हमारे मोशन के टेंडेंसी के बिल्कुल अपोजिट, उसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन। जैसे बच्चों यहाँ पे एक बॉडी को हमने दिखाया है, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस सरफेस में कोई एक बॉडी है जिसका मास यहाँ पे m है, m मास का कोई बॉडी है। अब इस बॉडी पर मैंने इधर से एक्सटर्नल फोर्स लगाने की कोशिश करा। अब मान लो कि अभी ये मोशन में नहीं है, लेकिन हमने फोर्स इसमें लगाया। अगर फोर्स लगाया थोड़ा भी अगर नहीं जा रहा है तो डेफिनेटली इसके अपोजिट में कोई फोर्स लगा होगा। कि न्यूटन साहब का जो लॉज दिया हुआ है लॉज ऑफ मोशन में, उसमें ऑलरेडी मेंशन है कि अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है तो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट यानी उसमें एक्सीलरेशन पैदा होना चाहिए। अगर कुछ नहीं हो रहा है इसका मतलब जितना फोर्स हमने लगाया उतना ही मेरे फोर्स के अपोजिट में कोई एक फोर्स जरूर लगा होगा। तो वो कौन सा फोर्स है, तो उसको हम लोग फ्रिक्शन फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स या सिर्फ फ्रिक्शन कहते हैं। और ये कहाँ लगता है, तो ये जो दो बॉडी है जिस सरफेस में है, ये जिस सरफेस के ऊपर में ये बॉडी है, वह सरफेस जिस सरफेस के ऊपर में ये बॉडी है, ये बॉडी है उस सरफेस और ये बॉडी का सरफेस, दोनों का सरफेस जहाँ एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, कांटेक्ट सरफेसेस के बीच में लगता है। और ये अपोजिंग फोर्स होता है, ये जो अप्लाइड फोर्स है जिसको स्लाइड करने के लिए, मूव करने के लिए हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, अगर ना चला इट मीन्स कि हमारे फोर्स के अगेंस्ट एक कोई काउंटर फोर्स लग रहा है, विरोधी बल लग रहा है जो इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो वो विरोधी बल है हमारा फ्रिक्शन, या यूं कहा जाए फ्रिक्शनल फोर्स या अपोजिंग फोर्स। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स या अपोजिंग फोर्स काम कर रहा है जो इसको आगे मूव करने नहीं दे रहा है। तो इस बॉडी पे अगर देखा जाए दो फोर्स अभी काम कर रहा है, एक एक्सटर्नल लगाया गया जो दूसरा है उसको नहीं मूव करने दे रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, वो फ्रिक्शन। और वो कहाँ लगता है, कांटेक्ट सरफेस के बीच में लगता है। दूसरा इसका वेट इसका वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। वेट जनरली वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, mg बोलते हैं इसको हम लोग। दूसरा जिस सरफेस में है उस सरफेस का एक नॉर्मल रिएक्शन है। जैसे यहाँ पे अगर न्यूटन्स लॉ को अगर हम ओबे करेंगे और न्यूटन्स लॉ को ये भी अगर ओबे करे तो ये जो वेट है यानी फोर्स है mg, अगर वो डाउनवर्ड लगता है इस बॉडी को डाउनवर्ड की तरफ एक्सीलरेशन होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है इट मीन्स कि कोई फोर्स का काउंटर कर रहा है। तो काउंटर कौन कर रहा है, तो जिस सरफेस में रखा हुआ है वो सरफेस उसको काउंटर करता है। इसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं या रिएक्शन कहते हैं। यानी इस बॉडी पे आपको चार फोर्सेस काम कर रहा है। एक उसका वेट खुद डाउन की तरफ,
जिस सरफेस में रखा है वो सरफेस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगाता है, और एक एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया टू स्लाइड ओवर दिस सरफेस, इस सरफेस में स्लाइड करने के लिए फोर्स लगाया, नहीं चला, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। तो इस बॉडी को अगर फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें तो फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से इस बॉडी पे 4 फोर्सेस काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फ्रिक्शन का, यानी अगर वो आगे नहीं बढ़ा कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच एक टेंजेंशियल फोर्स लगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगा जो इसको आगे मूव करने के लिए नहीं दिया, इसलिए इसका नाम हम लोग देते हैं अपोजिंग फोर्स। अब हम लोग फ्रिक्शन को टाइप में बांटते हैं। बेसिकली इसका जो टाइप है तो इसका मेन 2 ही टाइप होता है। आगे चल के और भी हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये सब की बात करेंगे, बट ओवरऑल अगर टाइप की बात किया जाए तो 2 ही फ्रिक्शन होता है, टाइप होता है उसका फ्रिक्शन का। एक को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा को बोलते हैं डायनामिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है बच्चों? स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक का मानी होता है रेस्ट, यानी बॉडी रेस्ट में ही रहा होगा, यानी बॉडी मूव नहीं कर रहा होगा। एक अबाउट टू मूव हो सकता है, जस्ट लाइकली टू बी मूव, यानी वो मूव करने की स्थिति में हो सकता है, बट एक्चुअली इट हैज़ नो मोशन, इसमें कोई मोशन नहीं होता होगा, तभी तो इसका नाम यहाँ पे रखा गया है स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका डेफिनेशन है इट इज़ द अपोजिंग फोर्स, ये अपोजिंग फोर्स है और ये डेवलप होता है विच डेवलप बिटवीन 2 कॉन्टैक्ट सरफेसेस। ऑब्वियसली 2 सरफेस जहाँ एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएगा वहीं पे ये अपोजिंग फोर्स लगेगा। व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू स्लाइड ओवर द अदर बॉडी, यानी जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर में स्लाइड करना चाहता है, स्लाइड करने की टेंडेंसी में रहता है, मूड में रहता है, बट एक्चुअली स्लाइड नहीं कर पाता है, जस्ट इट इज अबाउट टू मूव, या मूव करने के टेंडेंसी में है या मूव कर सकता है लेकिन मूव नहीं करता है, स्लाइड नहीं करता है, उस समय कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में जो एक अपोजिंग फोर्स लगेगा, टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। अब है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है सपोज दैट कि हमने यहाँ मान लिया कोई एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर में कोई एक बॉडी है, कोई एक बॉडी रखा हुआ है, मान लो ये एक बॉडी है, हमने इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाने की कोशिश करा लेकिन ये मूव नहीं किया। मान के चलो हमने प्राइमरीली 1 न्यूटन फोर्स लगाया और ये मूव नहीं किया उस डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली इन दोनों के कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में जो एक अपोजिंग फोर्स, विरोधी बल लगा, ये जो विरोधी बल लगा अपोजिंग फोर्स, दिस अपोजिंग फोर्स यानी जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं, ये भी 1 न्यूटन का हो गया। अब हमने क्या करा, फोर्स के मैग्नीट्यूड को और बढ़ा दिया, हमने इसको 2 न्यूटन कर दिया, 2 न्यूटन कर दिया। तो इसका मूवमेंट अगर नहीं हो रहा है, आगे अगर नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि अपोजिंग फोर्स भी हमारा यहाँ पे 2 न्यूटन का डेवलप हो गया। इसी तरह से फोर्स को हम अगर धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएंगे, मान लो 3 न्यूटन लगाया और अभी भी मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन यहाँ पे कितना डेवलप हो गया है, 3 न्यूटन डेवलप हो गया है, तभी तो बॉडी को मूव करने नहीं दे रहा है। क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स होता है, हमारे एक्सटर्नल फोर्स जो इसको स्लाइड करना चाहता है, मोशन में लाना चाहता है, उसके अगेंस्ट में ये लगता है। तो उसके अगेंस्ट में लगता है, तो जैसे जैसे इसका मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं, अगर ये स्लाइड नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी उसी तरह से डेवलप कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी कह सकते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी कह सकते हैं, इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, मतलब जैसे हमने प्राइमरीली पहले 1 न्यूटन रखा, नहीं चला, 1 न्यूटन डेवलप हुआ होगा, 2 न्यूटन करा फिर भी नहीं चला, तो इसका मतलब 2 न्यूटन डेवलप हुआ होगा। तो जैसे जैसे हमारा एक्सटर्नल फोर्स होता है, अगर वो उसके हिसाब से अगर वो हम इंक्रीज करते हैं, अगर वो मूव नहीं करता है, इट मीन्स कि अपोजिंग फोर्स भी हमारे फोर्स के हिसाब से इंक्रीज करता है। बट एक समय ऐसा आएगा, मान लो कि इट इज जस्ट 3 समथिंग 3.1 लाइक दैट, कुछ हमने फोर्स लगाया, अब वो स्लाइड करने के पोजीशन में आ चुका है। हम बोलते हैं
कि जस्ट हमने इसमें फोर्स लगाया, बोला कि जस्ट अब स्लाइड कर जाएगा, हिल गया, या जो भी कहते हैं हम लोग, जैसे किसी चीज़ को घर में हम लोग अलमीरा वगैरह या कोई पलंग वगैरह, कोई ऐसी भारी चीज़ जिसको एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर की तरफ शिफ्ट करना रहता है, तो अगर बहुत दिनों से रखा हुआ है तो हम लोग क्या कहते हैं कि इसमें बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा उसको स्लाइड करने के लिए, और हम लोग करते भी हैं। तो प्राइमरीली शुरू में ऐसा लगता है कि खिसकने वाला नहीं, तो धीरे धीरे फोर्स बढ़ाते, नहीं तो किसी और एक को बुला लिया, तो दोनों मिलकर कोशिश करते हैं, तब भी नहीं जा रहा है, तो पूरा एफर्ट्स लगा रहे हैं। एक समय ऐसा है कि लगता है, ऐसा दोनों को फील होता होगा जो भी उसमें फोर्स लगा रहे हैं, कि अब ये स्लाइड कर सकता है, बोलते कह रहे हैं हिल गया, अब चलेगा, अब थोड़ा फोर्स लगा लो। इसका मतलब है जब इस तरह की सिचुएशन आता है, इसका मतलब है कि उस समय हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू ये मैक्सिमम हो गया। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इस वैल्यू से थोड़ा सा भी अगर हम बढ़ा देंगे फोर्स, तो बॉडी इधर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, उसके बाद अगर बढ़ाओगे तो वो मूव करेगा। दैट वेरी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन उसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, या सिर्फ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं इसको, या सिर्फ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन अप टू विच अ बॉडी इज अबाउट टू स्लाइड ओवर द अदर बॉडी इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन। हमने धीरे 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 स्टैटिक फ्रिक्शन को इतना बढ़ा दिया है कि अब बॉडी दूसरे के सरफेस में मूव करने के पोजीशन में आ चुका। उस समय जो मेरा मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स है, हमारे उस फोर्स के अगेंस्ट में ये मैक्सिमम ये फ्रिक्शन भी काम करता है। एंड दैट वेरी मैक्सिमम फ्रिक्शन का जो वैल्यू है, जो हमारे फोर्स के इक्वल होता है, अपोजिट होता है, तो उस वैल्यू को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये हुआ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन का डेफिनेशन। अब आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का लॉज के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। अगला आता है हमारा लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का कुछ लॉज दिया हुआ है, चाहो तो आप इसको पॉज करके आराम से लिख सकते हो। ये लॉज है, तो ये लॉज ऑफ फ्रिक्शन है, और ये लॉज ऑफ फ्रिक्शन भी कहते हैं इसको, इसी को लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं, इसी को हम लोग लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं, कई नाम है इसका, या सिंपली लॉज ऑफ फ्रिक्शन भी इसमें चल जाता है। इस लॉज में कुछ बातें हैं, क्या क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेसेस, यानी दो सरफेस जो एक दूसरे पर स्लाइड करता है, दोनों का कॉन्टैक्ट सरफेस का नेचर कैसा है, क्या दोनों स्मूथ है, प्लेन है, खुरदरा है, उबर खाबर, इरेगुलरिटीज है, तो ये दोनों के सरफेस का नेचर पे डिपेंड करता है, दोनों के सरफेस का नेचर कैसा है। तो कह रहा है कि नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस पे डिपेंड करता है। उसके बाद कह रहा है इट इज टेंजेंशियल टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस एंड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट्स टेंडेंसी ऑफ मोशन। कहता है कोई अगर बॉडी स्लाइड कर रहा है, कोई बॉडी अगर स्लाइड कर रहा है किसी दूसरे बॉडी के ऊपर में, या स्लाइड करने की टेंडेंसी में, या स्लाइड कर सकता है, तो कह रहा है कि उस समय जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू है, यानी सिंपली इसको स्टैटिक फ्रिक्शन भी आप कह सकते हो, उसका जो वैल्यू है दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस के बिल्कुल टेंजेंशियली लगता है। टेंजेंशियली बॉडी इधर की तरफ अगर स्लाइड कर सकता है, उसकी टेंडेंसी इधर जाने का है, तो ये फ्रिक्शन जो है जस्ट टेंजेंशियली हो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो दूसरा पॉइंट में कह रहा है इट इज टेंजेंशियल टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस एंड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट्स टेंडेंसी ऑफ मोशन। अगर मोशन की जिधर की तरफ उसकी टेंडेंसी है, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तीसरा कह रहा है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। मान लो कुछ देर के लिए, जैसे हमने कहा कि ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया बच्चों। मान लिया ये हमारा एक मोबाइल है, अब ये मोबाइल को इसके ऊपर में हम स्लाइड करते हैं इस तरह से, या इसमें फोर्स लगा रहे हैं, स्लाइड करने के लिए नहीं जा रहा है, तो इस समय ये जो इसका कॉन्टैक्ट सरफेस है इस बॉडी का, ये दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, तो ये दोनों का एक कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस आ जाता है। अब अगर हमने मोबाइल को इस तरह से अगर स्लाइड करना चाहा, तो अब कॉन्टैक्ट सरफेस क्या हो गया? घट गया। और अगर इस तरह से अगर करना चाहेंगे स्लाइड ओवर, या कोशिश करेंगे स्लाइड करने का, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट और कम हो जाता है, या अगर किसी एंगल कॉर्नर से इसको स्लाइड करना चाहेंगे तो और घट जाएगा। तो कहता है
कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। आप जिधर से भी ले जाओ एरिया ऑफ कांटेक्ट डिपेंड नहीं करेगा। फर्क है सिर्फ इस पे आता है कि उनका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। नहीं, उस बॉडी का जो एक किसी सरफेस में एक्सर्ट है, थ्रस्ट है, और वो सरफेस उस बॉडी पे जो एक रिएक्शन लगाता है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अदरवाइज एरिया कितना ज़्यादा कितना कांटेक्ट में नहीं है, बॉडी सेम है, नॉर्मल रिएक्शन सेम है, बाकी चीज़ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कह रहा है कि ये जो है एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। इसको प्रैक्टिकली करके देखा भी गया है कि हमने डिफरेंट साइज हमने ले लिया, अब इतने इस साइज में हमने इसको स्लाइड करने की कोशिश करा, अब इसको हमने कुछ इस तरह से खड़ा कर दिया, तो अब तो इसका ये कॉन्टेक्ट एरिया जो सरफेस एरिया है वो तो घट गया यहाँ पे। या हो सकता है कि हमने इसको कॉर्नर से इसको स्लाइड करने की कोशिश करा तो एरिया और घट गया। तो कह रहे हैं कि अब एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेस पर ये डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है। कह रहा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन कॉन्टेक्ट सरफेसेस। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी पे हमने इधर की तरफ फोर्स लगाने की कोशिश करा लेकिन बॉडी उधर की तरफ नहीं जा रहा है। इसका मतलब है दोनों के कॉन्टेक्ट सरफेसेस में बिल्कुल टेंजेंशियली एक अपोजिंग फोर्स काम करता है, जिसको हम लोगों ने यहाँ देखा है कि इस बॉडी पर जो टेंजेंशियल फोर्स बिटवीन कॉन्टेक्ट सरफेस, संपर्क सतहों के बीच जो स्पर्श रेखीय बल लग रहा है उसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। जो फोर्स आप लगा रहे हो उसके जस्ट अपोजिट में ये फोर्स काम करता है, जिसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं या एफएस कहते हैं। इसका ये डायरेक्शन है। दूसरा, इस बॉडी का वेट mg जिसको कहते हैं mg डाउनवर्ड काम करता है और ये फोर्स काम कर रहा है, नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि ये सरफेस इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाता है, एक नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर लगा रहा है, जिसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन N या R भी कहते हैं। तो ये जो है ये बॉडी पर लगने वाला ये जो हमारा फ्रिक्शन है, इस बॉडी को हमने इस दूसरे सरफेस में स्लाइड करने की कोशिश करा, खींचने की कोशिश करा, नहीं जा रहा, मोशन में नहीं आ रहा। इट मीन्स कि इनके कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच जो लगने वाला दिस वेरी फोर्स है, यानी अपोजिंग फोर्स या स्टैटिक या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक या लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल रिएक्शन का। यानी नॉर्मल रिएक्शन अगर इंक्रीज करेगा तो ये वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब है कि ये जो एफ है, नॉर्मल रिएक्शन को जनरली बच्चों हम लोग आर से भी लिखने का कोशिश करते हैं, कभी कभी इसको हम लोग आर से भी लिखते हैं, दिस कैन बी रिटन एज आर। तो कह रहा है कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, नॉर्मल रिएक्शन आर का। और अगर इसको इक्वल करना चाहेंगे एफ एस तो इधर कुछ मल्टीप्लाई करना होता है म्यू एस आर, और ये म्यू एस क्या है तो इसको बोलते हैं वेयर म्यू एस जो है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, नोन एज, इसका नाम है नोन एज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका नाम है म्यू एस का कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी एक फॉर्मूला हमारा यहाँ तैयार हो गया जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। अब अगर बात यहाँ करें नॉर्मल रिएक्शन का और इसके वेट का, तो ये वेट जो इसका नीचे की तरफ काम करता है वेट यानी mg, तो ये mg और ये नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे का इक्वल होता है। तो चाहो तो इसको आप इस फॉर्म में रख सकते हो, एफ एस इक्वल टू म्यू एस, और इस r के जगह पे हम लोग इसको mg कह सकते हैं। ये हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन का एक फॉर्मूला भी कह सकते हैं। ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे आ गया। तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस में अगर ये मूव करने की बात या इसको स्लाइड करने की बात करते हैं तो ये वैल्यू हमारा इतना आता है। इसी चीज़ को हम लोग फिर अगर इंक्लाइंड प्लेन की बात करेंगे तो वहाँ भी ये लागू होता है, बट हम लोग एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन की जब बात करेंगे तो वहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन की बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग इस लॉ को दिखाने के लिए हॉरिजॉन्टल सरफेस में इसको दिखाते हैं। तो ये हो गया लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन। अब आता है डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन में बच्चों होता क्या है,
एक्चुअली जब इसमें आप पुशिंग फोर्स लगाते हो तो बॉडी के अंदर मोशन आ जाता है, यानी बॉडी आगे की तरफ बढ़ना शुरू करता है। जब ये इस पर फोर्स लगाते हो और ये मोशन में चलता है, और मोशन में एक्सीलरेशन मान लो अगर ना है, अगर एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है, ऐसा हो सकता है कि एक्सीलरेशन हो, एक्सीलरेशन ना भी हो, तो डिपेंड करता है कि हमारा पुशिंग फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स कितना ज़्यादा है। फर्ज करो कि अगर एक्सीलरेशन नहीं है, इसका मतलब है कि सम अपोजिंग फोर्स इसके अगेंस्ट में लग रहा है, सम अपोजिंग फोर्स लग रहा है, या एक्सीलरेशन है भी अगर तो उतना सफिशिएंट नहीं है जितना होना चाहिए। न्यूटन्स लॉ के हिसाब से, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में उन्होंने कहे हैं कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी पर उसके लीनियर मोमेंटम में एक चेंज आएगा, यानी उसके लीनियर मोमेंटम चेंज होने लगता है। और फाइनली हम लोगों ने उस एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू को हम लोगों ने मान के चला है, प्रूव करा है, ये मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो हमने प्राइमरीली जो फोर्स लगाया और इसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए एक समय ऐसा आएगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है, जब उससे जो ही क्रॉस करेगा तो बॉडी के अंदर मोशन आ जाएगा, ये मूव करने लगेगा। जिस दौरान ये मूव करता है उस दौरान दोनों के कॉन्टैक्ट सरफेसेस में जो अपोजिंग फोर्स लगातार काम करता है, उस अपोजिंग फोर्स को हम लोग बोलेंगे डायनेमिक फ्रिक्शन। तो कह रहा है इट इज द अपोजिंग फोर्स विच डेवलप्स बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी, यानी एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस में जब वो स्लाइड करता है उस समय जो उसका अपोजिंग फोर्स आता है, उस अपोजिंग फोर्स को हम लोग बोलेंगे डायनेमिक फ्रिक्शन। अब आता है इसका लास्ट पोर्शन है काइनेटिक फ्रिक्शन। जिस तरह से आपका स्टैटिक फ्रिक्शन में लॉज की बात करते हैं, इसी तरह से काइनेटिक फ्रिक्शन में भी लॉज की बात होती है। बच्चों ये एग्जाम में आपको कभी स्टैटिक फ्रिक्शन का लॉज के बारे में पूछा जाता है और कभी डायनामिक या काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पूछा जाता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स दोनों में सिमिलर है, एक दो पॉइंट थोड़ा सा इसमें डिफरेंट आएगा, बट ओवरऑल स्टैटिक फ्रिक्शन का लॉज और काइनेटिक फ्रिक्शन का लॉज दोनों सेम है। तो जैसे इसे कहा है कि इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेसेस। डेफिनेटली जब कोई बॉडी किसी बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रहा है, अगर वो बिल्कुल स्मूथ है, सपाट है, बिल्कुल प्लेन है, तो वो ज़्यादा अपोजिंग फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा उबर खाबर है, बहुत ज़्यादा खुरदरा टाइप का, इरेगुलरिटीज बहुत ज़्यादा है, तो उस समय एक बॉडी को दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड करोगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, परेशानी होगी, अपोजिंग फोर्स को फेस करना पड़ेगा। तो कह रहा है कि कॉन्टैक्ट सरफेस का नेचर क्या है, उस पर डिपेंड करता है। इट इज टेंजेंशियल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस एंड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, यानी ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, दो सरफेस के बीच जो टेंजेंशियल है, डायरेक्शन उधर की तरफ होता है, और मोशन के अपोजिट, बॉडी इधर है, मोशन कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इधर की तरफ लगता है। तो दूसरा पॉइंट आ गया, इट्स वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ भी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे ये डिपेंड नहीं करता है, एरिया कम है ज़्यादा उससे मैटर नहीं है, मैटर यहाँ सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन रखता है, ये चीज़ याद रखना है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और लास्ट एक पॉइंट है जो थोड़ा डिफरेंट है उससे, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी का मतलब है कि बॉडी को तुम अगर स्लाइड कर रहे हो, कितना फास्ट चल रहे हो या धीरे धीरे ले जा रहे हो, मोशन उसका धीरे है फास्ट है, नो मैटर, दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच जो काइनेटिक फ्रिक्शन जितना लगना है वो लगेगा, चाहे उसका मोशन बहुत स्लोली हो या मोशन उसका फास्ट हो या मोशन उसका एक्सीलरेटेड हो, मोशन का डायरेक्शन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, नो मैटर। आपको यहाँ पे ये वेलोसिटी पे उसको डिपेंड नहीं करना है, ये अगर डिपेंड करता है तो सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तो हम लोग इसको बोलते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन यानी एफ के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, नॉर्मल रिएक्शन का है। अगर हम कोई बॉडी ले लिया और इस बॉडी पे हमने फोर्स लगाने की कोशिश करा और फोर्स के डायरेक्शन में इसका मोशन भी हो रहा है, इसका मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जिसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, जिसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, और इसी को हम लोग डायनेमिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। और डायनेमिक फ्रिक्शन, तो ये काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन काम करता है। तो कह रहा है कि ये बॉडी का एक कोई वेट है जो इस सरफेस को नीचे की तरफ एक्सर्ट करता है, नीचे नहीं जा रहा है, इट मीन्स
न्यूटन के लॉज के हिसाब से अगर नहीं जा रहा फोर्स के डायरेक्शन में, इसका मतलब इसका जो वेट है mg, ये mg वेट को कोई बैलेंस कर रहा है इस सरफेस, जिसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन r कहते हैं। तो कह रहा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको अगर इक्वल करना चाहेंगे Fk को, तो यहाँ पे सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, इसको म्यू के कहते हैं इक्वल टू r। अब ये Fk इक्वल टू हो जाएगा म्यू के, और r को हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में r के जस्ट अपोजिट में या mg काम कर रहा है, तो चाहो तो अब इसको आप mg रख सकते हो यहाँ से। अब ये जो यहाँ पे म्यू के आया, म्यू के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, बट इसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इसका नाम है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये हो गया हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन का लॉज, और उसके बाद ये फाइनली हमारा आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन का लॉज। अब है कि इनके सरफेसेस के बीच, कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में ये फ्रिक्शन क्यों लगता है, इसका कारण क्या है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द हिडन फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अपोजिंग फोर्स, दैट इज फ्रिक्शन। तो कहा जाता है कि फ्रिक्शन की जो ओरिजिन है, तो हम लोग पहले ओरिजिन में जाते हैं, फ्रिक्शन का ओरिजिन क्या है। उस ओरिजिन के लिए हम लोग इसको कुछ इस तरह से देखते हैं, बात करते हैं हम लोग ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्यों लगता है, तो इसके लिए दो व्यू है, एक तो ओल्ड व्यू और दूसरा है न्यू व्यू। तो दोनों को देख लेते हैं हम लोग, ओल्ड व्यू है न्यू व्यू। ये ओल्ड व्यू क्या है, तो ओल्ड व्यू में एक कॉन्सेप्ट था कि जब कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, मूव नहीं हो रहा है, यानी कोई एक अपोजिंग फोर्स कॉन्टैक्ट सरफेस में लग रहा है, तो उस समय ये था कि कहा जाता है कि किसी सरफेस को जब हम लोग देखते हैं, हमें देखने में तो लगता है कि बिल्कुल स्मूथ है या प्लेन टाइप का, उबड़ खाबड़ नहीं है, लेकिन जब उसको हम लोग डिजिटल माइक्रोस्कोप से या किसी माइक्रोस्कोप से अगर उसको देखते हैं, तो कहा जाता है कि सरफेस में मिलियंस बहुत सारे डिप्रेशंस, प्रोजेक्शंस आपको मिलेगा, उबड़ खाबड़ आपको नज़र आता है। तो ओल्ड व्यूज में कहता है कि ये जो उबड़ खाबड़ है, इसी को इंटरलॉक करने की वजह से दोनों सरफेस को आगे बढ़ने के लिए, यानी दोनों के बीच रिलेटिव मोशन के लिए ये बाधा उत्पन्न करता है, ये ओल्ड व्यू है। और न्यू व्यू में कहा जाता है कि इसमें कहा जाता है कि जब कोई दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गया, तो इनके मॉलिक्यूल्स या आइटम बिल्कुल मॉलिक्यूलर रेंज या एटॉमिक रेंज में आ जाता है। दोनों के कांटेक्ट में आने के बाद ये दोनों की बीच की दूरी बहुत कम रह जाता है, यानी एटॉमिक या मॉलिक्यूलर रेंज में आ जाता है। और जब भी कोई दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या सिमिलर मॉलिक्यूल्स अगर मॉलिक्यूलर रेंज या एटॉमिक रेंज के डिस्टेंस पे आ जाए, कांटेक्ट में आ जाए, तो उनके बीच में वैन वाल फोर्स लगता है, जिसको हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो कह रहा है कि वो दोनों बॉडी जब कांटेक्ट में आ गया, दोनों के एटम्स या मॉलिक्यूल्स जब इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस या मॉलिक्यूलर रेंज या एटॉमिक रेंज में आ गया, तो ये रेंज है हमारा, बता देता हूँ मैं, मॉलिक्यूलर रेंज होता है 10⁻⁹ मीटर और एटॉमिक रेंज होता है 10⁻⁻10 मीटर। इन दोनों रेंज में जब दो कॉन्टैक्ट सरफेस के मॉलिक्यूल आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके बीच में एक फोर्स काम करता है, जिसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या अगर एटम की बात है तो बोलते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे को कस के बांध के रखना चाहता है, जिसकी वजह कर बॉडी आगे की तरफ स्लाइड नहीं करना चाहता है। दिस इज न्यू व्यू और ओल्ड व्यू, दोनों सरफेस के बीच में कहा गया कि उबड़ खाबड़, इसलिए उसको आगे बढ़ने से रुकावट डालता है। तो ये ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन है। तो इसके बाद आता है हमारा बच्चों के फ्रिक्शन को फर्दर हम लोग फिर बांटने की कोशिश करेंगे। उसमें एक जगह हम रोलिंग की बात करेंगे, एक जगह स्लाइडिंग की बात करेंगे। ओवरऑल जो अभी हम लोगों ने जो भी फ्रिक्शन की बात करा वो स्लाइडिंग ही है। अब एक रोलिंग फ्रिक्शन की बात होगी, बट वो रोलिंग फ्रिक्शन एक्चुअली वो कुछ ऐसा फ्रिक्शन है नहीं, लेकिन हम लोग उसको फ्रिक्शन की कैटेगरी में मानते हैं। तो इस पर डिस्कस करेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। और इस तरह से हमारा जो टॉपिक्स है उसको आप जब भी देखें तो पेन एंड पेपर लेके आप ज़रूर बैठें।
और उसके बाद आप कोशिश करें कि उसको आप राइट डाउन करें। बेहतर से बेहतर नोट्स आप खुद बना सकते हो और आपका सेल्फ बनाया हुआ नोट्स आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। आप हमारे दिए हुए जो भी चीज़ कंटेंट यहाँ पे आता है, अगर आपको लिखने में दिक्कत होती है तो आप कुछ देर के लिए उसको पॉज कर लो, आराम से लिख लो और बेहतरीन नोट्स आप खुद तैयार कर लोगे, किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।